नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता ही है केवीएस एनवीएस का टायर 1 हो चुका है, तो हम टायर 2 का जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव मींस क्या होगा, कोई क्वेश्चन गिवन होगा, आपको उसका सॉल्यूशन करके एग्जाम में दिखाना है कि आपका ये आंसर ऐसे आपने निकाला। उसमें कोई तुक्के नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा, इसलिए अब वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जिसको अपने चैप्टर की अच्छी डीपली नॉलेज है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले क्या करूंगी, उस चैप्टर के बारे में बताऊंगी, उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा रियल नंबर, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं जैसे पीआरटी वाले रह गए उनके लिए मैं कॉमन सेक्शंस की अब डेली 1 बाय 1 करके, जैसे आज मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की 1 शॉर्ट वीडियो डालूंगी, ताकि वहां पर आपको बेसिक और डिटेल और ट्रिक्स सब कुछ आपको पता चले कैसे हम सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा रियल नंबर। देखिए रियल नंबर होते क्या है, कोई आपसे पूछे कि रियल नंबर होते क्या है, तो आपको बताना है कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, जिनको हम आर से इंडिकेट करते हैं। कलेक्शन ऑफ क्या होगा, रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से। आर माइनस क्यू क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। समझ में आया, ये क्या कहलाएंगे, रैशनल, और ये वाले क्या कहलाएंगे, इरेशनल। फिर दूसरी एक और बात, आप ये भूल जाते हो तो आप ये बोल सकते हो वो सभी नंबर रियल नंबर कहलाएंगे जिसको एक आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे ये हमारे कोई भी नंबर लाइन है, ये 0 आया, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर -1 आया, -2 आया, -3 आया, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। दूसरी डेफिनेशन ये हो गई। तीसरा, आपको बात कोई पूछे तो आप ये कहोगे रियल नंबर वो नंबर होंगे जिसकी रेंज हमारी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगी, या आप कह सकते हो -इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी लेकिन ओपन इंटरवल। एक इस ओपन इंटरवल का केस क्या है मैं बताती हूँ। देखो मैंने बोला -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, इसका मतलब ना तो हम इन्फिनिटी को इंक्लूड करेंगे ना इस प्लस इन्फिनिटी को इंक्लूड करेंगे। इनके इन बिटवीन जितने भी पॉइंट है, चाहे डेसिमल के कितने ही हो, हम उन सब को इंक्लूड करेंगे। जैसे मैंने लिखा a कोमा बी ओपन इंटरवल, इसका मतलब है कि यहाँ पर x बिलोंग करेगा a कोमा बी, सच दैट क्या कंडीशन होगी कि जो a है, x है, वो a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। समझ में आया, इस ओपन इंटरवल का मतलब, जैसे 2,3 मैंने ओपन इंटरवल लिया, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ से लाई करेंगे, 2.0000001 कुछ भी ले लो, मतलब 2 से जस्ट बड़ा होगा, जरा सा, चाहे वो पॉइंट कुछ भी पॉइंट बड़ा हो, और 3 से छोटा होगा, जैसे 2.99999 ले लिया, 3 से छोटा, लेकिन 2 और 3 को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी हमेशा जो रियल नंबर होंगे उनकी रेंज क्या रहेगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के इन बिटवीन लाई करेंगे। और ध्यान रखना, इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। क्लोज इंटरवल की ये ब्रैकेट रहती है। अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं x बिलोंग करता है a कोमा b, कोई आपसे पूछ ले इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। मैंने पढ़ लिया रैशनल और इरेशनल। फिर आपके दिमाग में आएगा क्या रैशनल और इरेशनल इंक्लूड करते हैं, तो देखिए मैं बताती हूँ बिल्कुल बेसिक से क्या होता है। हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर, जिसको n से इंडिकेट करते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक। वो सबसे पहले तो वो ऑब्वियस है, वो इंक्लूड होंगे। नेचुरल नंबर के बाद पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे इंडिकेट होते हैं, हमारे n से, जो कहाँ तक जाते हैं, 1 2 3 4 से अप टू इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर के बाद नेक्स्ट हमारी बात आती है होल नंबर की, जिसके अंदर हमारे क्या रहते हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी तक। जैसे ही उसके बाद हमारी आती है इंटीजर्स की। इंटीजर में क्या रहता है, 0, दोनों प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म इंक्लूड रहते हैं। जब हम इंटीजर का केस पढ़े तो एक चीज हमें जो मेन ध्यान रखनी है, कई बार हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई पूछे आपसे पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 2 3, सिर्फ पॉजिटिव टर्म।
सिर्फ पॉजिटिव टर्म अप टू इनफाइनाइट तक। और जब आपसे पूछे नॉन नेगेटिव, देखिए नॉन नेगेटिव का मतलब भी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन जब आपसे पूछ रहा है नॉन नेगेटिव तो इसका मतलब क्या होगा आपका 0, 1, 2, 3। हमने दोनों में जब डिफरेंस देखा तो हमें पता चला कि जब नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो वो 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन जब वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। समझ में आया? 1 को, सिर्फ 1 को। तो यहां पर ध्यान रखना है, जब नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करेगा तो 0 को इंक्लूड करना है, जब पॉजिटिव की बात करेगा 1। ऐसे ही जब वो नेगेटिव इंटीजर की बात करेगा तो क्या करना है, -1, -2 एंड सो ऑन। और जब वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा, नॉन पॉजिटिव की, तो क्या करना है 0, -1, -2, -3। इसका मतलब क्या हुआ, 0 को ना तो हम पॉजिटिव में इंक्लूड करेंगे ना ही नेगेटिव इंटीजर में, लेकिन 0 नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव दोनों इंटीजर्स में इंक्लूड होगा। समझ में आया? दोनों में क्या होगा। अगर इसको मैं उसके थ्रू, अपने इंटरवल के थ्रू प्लॉट करना चाहूं तो नेगेटिव इसका क्या होगा, 0 से -∞, 0 इंक्लूड करेंगे, इधर ओपन इंटरवल लगेगा। और जब मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0, ∞। समझ में आ गया? क्लोज इंटरवल 0 और इन्फिनिटी की साइड क्या होगा, ओपन। यहां पर इन्फिनिटी की साइड ओपन, 0। ये चीजें समझ में आई। उसके बाद हमारा आता है इवन इंटीजर, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ओड नंबर होते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। जहां पर क्या होता है, रैशनल नंबर, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल, और इसको ये भी कह सकते हैं, रैशनल नंबर की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद जो कहते हैं भाई रुक जाते हैं, जो आगे नहीं बढ़ते, उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर, जो अंडर रूट की टर्म है, जो एक्सपोनेंशियल है, पाई है, ये सारे क्या कहलाते हैं, √π हो गया, √2 हो गया, पाई की कुछ भी वैल्यू चाहे √ हो ना हो, √3 हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। जैसे ही रैशनल और इरेशनल के बाद आता है, अब उसके बाद रियल नंबर, मैंने आपको बता ही दिया रियल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद आते इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं जो आयोटा की टर्म होती है। जैसे 2 + 3 आयोटा है, तो इसमें जो 3 आयोटा के साथ जो 3 है वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। ये आयोटा क्या रहता है, जैसे कि √(-1) हमेशा आयोटा की इक्वल होता है, √(-2) तो √2 आयोटा होगा। ये आयोटा क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है उसे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। समझ में आया? और सबसे बड़ा क्या रहता है फिर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, a + आयोटा b, a + आयोटा b, जहां पर a और b हमारे क्या रहते हैं, रियल लाइन, a और b रियल रहते हैं, आयोटा वाला पार्ट क्या रहता है हमारा, इमेजिनरी रहता है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ये सिर्फ इनका बेसिक पता है, ना कि एग्जाम ओरिएंटेड है, ताकि आप क्वेश्चन को जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूँ, मैं इसको पाई चार्ट पर प्लॉट करना चाहूँ, तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर आए, नेचुरल नंबर के जस्ट बाद जैसे 0 को इंक्लूड किया हमारे होल नंबर आए। जैसे ही हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मों को इंक्लूड किया हमारे पास इंटीजर्स आए, और इंटीजर्स के बाद हमने जब पॉइंटों को सब कुछ इंक्लूड कर लिया तो हमारे रैशनल नंबर आए। और उसके बाद हमारे क्या आगे, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर हमारे क्या क्या आगे, प्लस माइनस सारे के सारे हमारे क्या आगे, रियल। और ये रियल नंबर में देखो ये सारे तो आ रहे हैं, इसके साथ साथ इरेशनल नंबर वाला पार्ट भी इंक्लूड है। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि क्या होगा, देखो रैशनल नंबर तो है ही है, ये तो क्यू तो है ही है, इसके अंदर दिख रहा है। इस पूरे ग्राफ में ये पूरा जो येलो पार्ट है ये सारा हमारा क्या कहला रहा है, रियल नंबर, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड है। ठीक है, दोनों के दोनों इंक्लूड है। समझ में आया, आ गया यहाँ तक? तो इस ग्राफ को एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कुछ प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी क्या कहती है, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, पता ही है। सिर्फ 0
देखो अगर हम कहें हर एक नेचुरल नंबर, होल नंबर के अंदर सिर्फ जीरो ही तो एक्स्ट्रा रहता है, तो हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है सिर्फ जीरो को छोड़कर। उसके बाद जीरो एक होल नंबर है लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी होल नंबर एक इंटीजर होता है, जीरो एक रैशनल नंबर है। ध्यान रखना, जीरो कंफ्यूज मत होना, जीरो एक रैशनल नंबर है, जीरो को हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, हमारा आंसर जीरो आएगा, पता ही है। लेकिन हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप करने लगे तो आपका इन्फिनिटी आएगा, मीन्स नॉट डिफाइन आएगा। इन्फिनिटी मीन्स जब कोई चीज को हम डिफाइन नहीं करते तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद हमारी आएगी कि हर एक रैशनल नंबर के बीच में दो, क्या कहते हैं, देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं। हम क्वेश्चन में करेंगे कि नंबर लाइन को, इन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनेटली, ये 9th क्लास के अंदर रहता था। जैसे जीरो है, जीरो और 1 के बीच में ही देखिए 0.0001, फिर 0 कितने पॉइंटों का भी डिफरेंस ले लो, पता नहीं कितने सारे पॉइंट रहेंगे। तो दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। आप सम करो, प्रोडक्ट करो, डिवीजन करो, दो रैशनल नंबर का हमेशा रैशनल नंबर आएगा। जैसे 2 + 3 ले लो, रैशनल नंबर 5 आया, 2/3 ले लो, रैशनल नंबर आएगा। जब दो नंबर 0 और 1 ले लो तब भी एक रैशनल नंबर आएगा। तो सम कर लो, प्रोडक्ट कर लो, डिवीजन कर लो, हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। आप कोई भी ले लो। अगर आप सम, प्रोडक्ट एंड डिवीजन और दो इरेशनल नंबर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, जरूरी नहीं कि वो इरेशनल आए। कैसे? जैसे आपने सम √2 और -√2 उठाया, दोनों का सम किया, एक नंबर √2 उठाया, एक -√2 उठाया, दोनों नंबर इरेशनल है, दोनों नंबर क्या है, इरेशनल। लेकिन जब मैं इनकी सम कर रही हूँ √2 + -√2, हमारा 0 आ रहा है, और 0 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो ध्यान रखना, जब दो इरेशनल नंबर की सम करते हो, प्रोडक्ट करते हो, डिवाइड करते हो, तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही नंबर आए। ये दोनों अलग अलग है, एक प्लस है, एक माइनस है, कहने को तो दोनों अलग अलग है। तो ध्यान रखना, रियल और इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड होल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपने ए और बी यहाँ पर कोई भी दो रियल नंबर से लिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a + b जो भी आएगा वो भी आपका रियल नंबर से ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, रियल। और दूसरी बात, अगर आपने कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हरदम 3 एलिमेंट के बीच में होती है। ए बी सी अपने आर से लिया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है a + b + c ले लो, या आप a + b + c को सोल्व कर दो। इसका मतलब है पहले a + b को किया, फिर c को ऐड किया, और इसका मतलब है a + पहले b + c को ऐड किया, फिर a किया, तो वो क्या होगी, ये एसोसिएटिव। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान रखना, a × b + c क्या कहलाता है, a × b + a × c कहलाता है, जहां पर a और b आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आया? ये कौन सा लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीनों लॉ को अपनी नोटबुक में लिखना, जो जो मेन पॉइंट बताती जा रही हूँ बाकायदा अपने नोट्स बनाना, हर चैप्टर को उसके लिखना। उसके बाद 40 से 50 हम क्वेश्चन करेंगे, फिर एक टेस्ट आपके लिए दूंगी, वहां पर आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर, तो आपको अभी बताया 2 इरेशनल नंबर है, कोई भी 2 इरेशनल नंबर उठाओ। देखो, आपका 2 इरेशनल नंबर मैं उठाती हूं तो क्या आता है, यहां से मैंने उठाया √2 क्रॉस √2 × √3, √2 क्रॉस √3 उठाया, क्या आएगा मेरा, √6 आएगा। आ गया। अब मैं √2 क्रॉस √8 उठाती हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, √2, और ये आएगा √8, और ये √16 आएगा, और इसका √4 आएगा। √2 इंटू, और एक -√2 उठाती हूँ, √2 इंटू -√2, इनकी देखिए -2 आया। तो जरूरी नहीं कि 2 इरेशनल नंबर उठाए तो उनकी प्रोडक्ट इरेशनल होगी, या कभी इरेशनल होती है, कभी रैशनल होती है। तो क्या होगी, कैन बी रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकती है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहेगा वो,
वो आगे कहेगा एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जहां पर हमारे पास क्या होगा कि आप जिन भी नंबरों का एलसीएम ले रहे हो वो एलसीएम जो आएगा वो नंबरों से प्रॉपरली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद वो सबसे पहला होगा जो नंबरों से डिवाइड होगा। उसके बाद एलसीएम के जो भी मल्टीपल्स आएंगे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 5 और 10 का ले लिया, तो 5 और 10 का अगर मैं एलसीएम देखना चाहूं तो मुझे पता है 10 आएगा, तो ये 10 सबसे छोटा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इस 10 के बाद बहुत सारे आएंगे, लेकिन एलसीएम होता है जो बड़ों में सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ऐसे तो 20 भी होगा, 20 भी होगा, ऐसे तो 30 भी होगा डिवाइड, ऐसे 40 भी होगा, लेकिन जो 10 होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा मल्टीपल आएगा जो सबसे पहले उन नंबरों से डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? अगर एलसीएम को निकालने के लिए हम दो मेन मेथड यूज करते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है आपका, ये कहता है कोई भी नंबर है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 45 और 60 उठा लिए, 45 और 60 उठा लिए, मुझे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे आपको देखिए, पहले आप इसके पेयर बनाएंगे, 3 से 15 आएगा, 3 से 5 आएगा। इसी तरीके से आप 60 के बनाएंगे, 2 से क्या आएगा 30 आएगा, 2 से क्या आएगा 15 आएगा, 2 से क्या आएगा आपका 3 से आएगा 5। हर जरूर थोड़ी 2 से ही हो, मैं 2 से ही करती चल रही हूँ। तो 45 के फैक्टर किया आपने, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 आया। 60 के फैक्टर किया आपने, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 आएगा, यही आएगा। यहां पर देखिए मैं अगर उठाना चाहती हूं, ये कॉमन है, जो कॉमन है उसे एक बार ही उठाना है। अगर 3 होते तो तीनों में से एक बार उठाना था, और जो एक ये 3 का पेयर कॉमन है और सारे डिफरेंट डिफरेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट है 3 2 2 इनको लिख लिया, और पेयर में से एक उठाना है। अगर 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, उनमें से एक उठाना है। यहां पर 5 आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36 5 180। ये मेथड क्या कहलाता है? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया? आप जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट है उनको उठा लेंगे, जिनके पेयर बन रहे हैं उन पेयर में से एक एक को उठाना है। वो क्या कहलाता है? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट दूसरा मेथड जो हमारा रहता है वो क्या रहता है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या कहता है? जैसे आपने 45 और 60 का ही डिवीजन मेथड से निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, जितने भी नंबर है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 होता तो तीसरा लिखते, फिर चौथा लिखते, ऐसे ही नंबर लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले किससे जा रहा है, 3 से 15 जा रहा है, 3 से 20 जा रहा है, फिर ये जा रहा है 5 से 3 जा रहा है, 5 से 4 जा रहा है, आगे 2 से 3 जा रहा है। क्योंकि जब मैं डिवीजन कर रही हूं तब भी कोशिश करो कि लास्ट में छोड़ो, तो ऐसा नंबर कोई मत छोड़ना जो कंपोजिट हो, उसके प्राइम फैक्टर करना। अब मैं इसकी सभी प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2। कई यहाँ पर 1 1 पर छोड़ते हैं, पर मुझे लगता है यहाँ तक इतना लंबा क्यों किया। 3 5 जा 15, 2 जा 30, 30 3 जा 90, 2 जा 180। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से किया तब भी हमारा 180 आ रहा था, डिवीजन मेथड से किया तब भी हमारा 180 आ रहा है। एक और भी मेथड रहता है इसको निकालने का कि आप इनकी टेबल लिखना शुरू कर दीजिए, 45 90, उसके बाद 135, 4 से करेंगे 180, और उसके बाद 100 लिखते चलिए। ऐसे 60 की टेबल लिखिए, 60 120 फिर 180। देखिए सबसे पहले कॉमन कौन आया? 180, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा आता है एलसीएम के बाद, तो ये हमारा क्या रहता है? एलसीएम रहता है। ठीक है, एलसीएम कहता है कि सभी को साथ लेके चलो। एलसीएम क्या कहता है? सभी को साथ लेके चलो। जैसे जो बेल वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो लाइट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक बार इतने बजे ब्लिंक की थी, नेक्स्ट टाइम कब करेगी, इतने बजे बेल रिंग हुई थी, नेक्स्ट टाइम कितने बजे रिंग होगी। तो वो सारे क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं? एलसीएम मेथड के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा यूज होगा। तो अब एलसीएम के लिए हमने क्या बताया? 2 मेथड बताए। फर्स्ट मेथड क्या बताया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड मैंने क्या बताया? डिवीजन मेथड। ऐसे ही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है?
HCF हमारे किसके बारे में बात करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक बार मुझे बता देना आप इस टाइप से पढ़ना चाहते हो, किस टाइप से पढ़ना चाहते हो, मैं पूरा लिखूं तब बताऊं। ऐसे पढ़ाने में क्या है कि मेरा सिलेबस सीजी हो जाएगा, सिर्फ मुझे पेन लेना है, मेन हेडिंग डालनी है, उसके बाद मैं खुद आपको सारा बता दूंगी। एक होता है कि मैं पूरा लिख के पावर पॉइंट पे लिखूं फिर बताऊं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बेसिक बताने के बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन एक डेमो वीडियो ही डाल रही हूं ताकि टीजीटी और पीजीटी वाले मुझे बता दे कि उन्हें सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि मेरे को हमें +1 +2 का भी सिलेबस अब करना है और 9th 10th का भी करना है, तो टाइम थोड़ा लग जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता क्या है कि आपके पास जैसे 2 और 4 है, तो इनमें सबसे मतलब कॉमन फैक्टरों में सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद और कोई कॉमन आएगा ही नहीं। जैसे उसमें सबसे छोटा कौन है, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वो ग्रेटेस्ट है, उसके बाद और कोई कॉमन वैल्यू वहां पर आएगी ही नहीं। जैसे मैं 2 के फैक्टर करती हूँ, 2 क्रॉस 1 है, अगर मैं 4 के फैक्टर करूं तो क्या आएंगे, 1 आएगा, फैक्टर का मतलब 2 आएगा और फिर 4 आएगा। इनमें कॉमन कौन है, 2 और 2 क्रॉस 1 मतलब कि 2। तो इसके बाद तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। इसके भी मेथड, जैसे हम 45 और 60 का निकाल रहे हैं तो वही मेथड है, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, प्राइम नंबर के फैक्टर कर लीजिए, 3 से 15, 3 से 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 30 आएगा, 2 से 15 आएगा, 3 से 5 आएगा। आपने कर लिया। यहाँ पे 45 को लिखिए, किस वे में लिखेंगे, देखिए 3 क्रॉस 5, और 60 के फैक्टर को लिखिए, 60 के फैक्टर होंगे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। आप यहाँ पर पेयर बनाइए, यहाँ पर एक पेयर 5 का कॉमन है और एक पेयर 3 का कॉमन है, और कोई कॉमन है ही नहीं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 15, 3 क्रॉस 5 15। और देखिए एचसीएफ जो होता है वो नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियस है, 15 3 जा 45 होता है और 15 4 जा 60 होता है, तो ये क्या है, कंप्लीटली डिवाइड भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इनका एचसीएफ कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड क्या कहता है, मैं यहीं पे करा देती हूँ। डिवीजन मेथड का मतलब होता है आपके जो जितने भी नंबर है उनमें सबसे छोटा उठाइए। जैसे मैंने 45 और 60 भी उठाया, इनमें 45 छोटा है और 60 बड़ा है, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करिए। यहाँ पर देखिए 45 1 जार 45, 10 - 5 1 और 15। अब फिर से जो जिससे डिवाइड किया उसको यहाँ पे लिख दिए, 15 3 जा 45। किससे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली 15 से हो रहा है, तो 15 क्या कहलाएगा, इनका एचसीएफ कहलाएगा। समझ में आया। ये क्या है, अगर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 12 24 और 36 है, तो इनमें भी हम इसी तरीके से डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, या फिर हम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ और एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहेगा, जैसे इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहेंगे, वो कहते हैं कि 4 बेल रिंग साइमल्टेनियसली एट स्टार्टिंग, एक साथ एक बार बजती है, उसके बाद एन इंटरवल ऑफ 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड एंड 20 सेकंड। ये इस तरीके से बज रही है, 6 सेकंड के गैप के बाद, फिर 12 सेकंड, फिर 15 सेकंड और फिर 20 सेकंड के गैप के बाद। तो वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट हाउ मेनी टाइम दे रिंग टुगेदर, तो 2 घंटे के अंदर ये कितनी बार बजेंगे, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के अंदर अंदर ये बेल एक साथ कितनी बार रिंग होगी। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 12 15 और 20 का, जब भी रिंग का क्वेश्चन आ जाए, जब भी लाइटों का क्वेश्चन आ जाए, जब वो कहे कि वो एक साथ हो रही हैं, जब भी एक साथ लेके चलते हैं, तो एक साथ हमेशा एलसीएम लेके चलता है, क्योंकि एलसीएम सबका क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर एलसीएम निकालिए, 2 से 3 आएगा, 2 से 6 आएगा, 2 से 15 आएगा, 2 से 10 आएगा। यहाँ पर अगर मैं फिर से 2 की बात करूं, 3 आएगा, 15 आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर 3 से आएगा 1 1 5 और 5। यहाँ पर 5 से करती हूँ, 1 1 1 1 आएगा, 2 2 जार 4। अब मैं इनके एलसीएम की बात करूं, मैं लिख देती हूँ, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5,
2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। इसका मतलब ये 60 सेकंड में एक साथ बजेंगे। अब 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी? अब यहाँ पर आर है, यहाँ पर सेकंड है, तो आप क्या करेंगे, आर को भी सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 2 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? ये तो सही किया ना, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60। कोई देख लेना मिस्टेक ना हो। ये आएगा 7200। इसका मतलब 7200 को 60 से डिवाइड करिए, 6 120। इसका मतलब ये 120 बार 2 घंटे के अंदर बजेंगे। लेकिन ध्यान रखना वो पहले एक साथ बज चुके हैं, रिंग साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग में एक बार पहले ही बज चुकी हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 120 जमा 1, 121 बार 2 घंटे के अंदर वो बजेंगे। अगर वो ये नहीं कहता कि एक साथ पहले रिंग नहीं हुई तो 120 आंसर होता, लेकिन वो पहले ही ऑलरेडी 1 टाइम रिंग हो चुकी है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 120 + 1 121। जैसे मैं आपको सोल्व करके दिखा रही हूं, आपको एग्जाम में इसी वे से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अपना, वो कहता है HCF and LCM of 2 numbers are in the ratio. The numbers are in the ratio 1:7. Find the greater of the 2 number. तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है HCF into LCM, ध्यान रखना, HCF into LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, यही लॉजिक रहता है। तो यहाँ पर भी हम इसी लॉजिक को फॉलो करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। HCF है 24, LCM है 1 और नंबर है इन रेशियो, रेशियो में है। तो रेशियो के अंदर एक बात बताती हूँ, रेशियो का मतलब क्या रहता है? रेशियो का मतलब रहता है अगर एक के पास 7 भाग है तो दूसरे के पास 1 है, अगर एक के पास 14 है तो दूसरे के पास 2 है। मतलब वो 1 रेशियो, एग्जैक्ट 7 और 1 नहीं रहता उनका। यहाँ पर रेशियो के अंदर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है कि कोई भी मल्टीपल हटा यहाँ पर लगा सकते हैं। के को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कि वो इतने के मुकाबले इतना है, कंपैरिजन है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। कि अगर आपके पास 2 है तो उसके पास 14, आपके पास 3 है तो उसके पास 21 है। तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी, फर्स्ट नंबर हम के मान लेते हैं, सेकंड नंबर 7 के अननोन क्वांटिटी है। यहाँ पर 24 क्रॉस 170 68, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देते हैं, ये के स्क्वायर आता है, के इंटू के, 7 से ये 7 2 जार, और ये 24 क्रॉस 24 इक्वल टू के स्क्वायर आता है। यहाँ से के क्या आएगा आपका? 24, के क्या आएगा आपका? 24। तो नंबर्स क्या होंगे? ग्रेटेस्ट पूछा था 24 60 168, अगर वो स्मॉलेस्ट पूछता तो क्या आता आपका? 24। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। देखना अच्छा टॉपिक है। क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? देखो जब हम रियल नंबर की करते हैं एक्सपेंशन, तो आपने देखा होगा 0.6135 कुछ इस तरीके से रहती है, या 0.919191 सोन इस तरीके से रहती है। कुछ ऐसे पॉइंट भी रहते हैं 0.32571928 मतलब सोन, जहां पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 0.635 है या 0.92। कहीं पर मेरी फिक्स वैल्यू है, कहीं पर मेरी पॉइंट चलते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, कहीं पर हमारी रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पर नॉन रिपीटेड है। ये सारी क्या कहलाती है? डेसिमल एक्सपेंशन है रियल नंबर की। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 2 टाइप से रहती है, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होती है? 2 टाइप की रहती है। पहली क्या रहती है हमारी? टर्मिनेटिंग। क्या रहती है? टर्मिनेटिंग। दूसरी क्या कहलाती है हमारी? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या रहती है वो मैं आपको बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे 0.63, 0.815, 0.9, ये हमारी क्या कहलाती है कि कुछ पॉइंटों के बाद वो कहती है अब भाई मुझसे और आगे नहीं चलना, यहाँ पर वो स्टॉप हो जाती है, कुछ नहीं बचता, यहाँ पर वो खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप से रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की भी आगे चल के 2 कैटेगरी डिफाइन होती है। एक होती है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या रहते हैं? रिपीटिंग। एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। एक क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होते हैं हमारे? मैं आपको बताती हूँ। रिपीटिंग वो नंबर होते हैं जैसे 0.36, 36, 36,
0.8888 ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, 0.8764 1 2 9 ऐसे सोन चलते हुए जाते हैं, जहां पर कोई भी यहां पर देखो आपको कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन रिपीटिंग। तो अब यहां पर हमारा मेन क्वेश्चन रहता है, जो भी नंबर है रियल नंबर जो टर्मिनेट होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, जो टर्मिनेट होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और रिपीटिंग होंगे वो भी हमारे रैशनल में आएंगे। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा किस में इंक्लूड होगा, इरैशनल में इंक्लूड होगा। किस में इंक्लूड होगा, इरैशनल नंबर में इंक्लूड होगा। समझ में आई ये बात कि हमें किस तरीके से इन नंबरों को प्लॉट करके देखना है कि क्या इनका ग्राफ रहता है, कैसे किस तरीके से। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे ये वाले, मैं इसी पे ही बता देती हूँ। जैसे 0.33333 हम इनसे बचने के लिए 0.3 बार लगा देते हैं और इसको 3/9 लिख देते हैं। हमें ये पढ़ा है कि 2 पर बार है तो 2 बार 9 लगेगा, 3 बार है तो 3 बार 9 लगेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको x अज्यूम कर लेती हूँ, 0.3333 एंड सो ऑन को मैं 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करती हूँ, ये 10x आ जाता है 3.333 एंड सो ऑन। जैसे एक 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक लेफ्ट की साइड आ जाती है, मूव कर जाती है। 100 से करेंगे तो 2 डिजिट पॉइंट से आगे सरक जाएंगे। 1000 और डिवाइड करते हैं तो ये उल्टा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10x। आपको पता है कि मैं जैसे 2.3 है तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 + 0.3, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकती हूँ 3 + 0.333 एंड सो ऑन। यहाँ पर मेरा 10x, मुझे पता है क्या होता है कि डेसिमल के अंदर मैं कितनी, जैसे कोई इन्फिनिटी की टर्म जा रही है 2 + 2 + 2 + 2, इसमें मैं कितने ही पॉइंटों को और ऐड कर लूं और कितने ही और पॉइंटों को हटा माइनस कर लूं, इसकी जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है जिसका हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें से मैंने एक आगे भी कर लिया तब भी x ही रहेगा। इसका मतलब 9x = 3, x = 3/9। ये पता है कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कहता है कि एक सीरीज के अंदर आप कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर लो, चाहे कितनी ही नंबर ऑफ टर्म्स को आप सबट्रैक्ट कर लो, उसकी कन्वर्जेंस पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कन्वर्जेंस मींस कि लास्ट में अप टू इनफाइनाइट वो किस पॉइंट को अप्रोच करेगी। समझ में आया, इसे क्या बोलते हैं, कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपको पता चला कि 1 पर बार है तो 2, 1 9 आया। ऐसे ही 2 पर बार होगा तो 2 9 आएगा, 3 पर बार होगा तो 3 9 आएगा। कई बार ये भी आ जाता है 0.18 बार, तो इसका मतलब क्या होता है 18 - 1। 1 पर बार है तो 1 9 आएगा और लास्ट जिस पर बार नहीं है 0। अगर 2.35 बार आ जाए तो क्या होगा 235। किस पर बार नहीं है, 2 पर बार नहीं है और अपॉन में 2 पर ही बार है 99 आएगा। पॉइंट से पहले वाले को नहीं लिखना। समझ में आया किस तरीके से लिखना है। 0.169 इस पर बार आ जाए तो 169, किस पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, 2 पर बार है 2 9 आएगा, 1 क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ये हमारा एक पैटर्न होता है, हमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये इक्लूडिस डिवीजन लेमा होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये स्टेटमेंट लिखी रहती है इसका मतलब होता क्या है कि कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b मिलेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, यूनिक इंटीजर मिलेंगे q एंड r सच दैट a क्या होगा मेरा bq + r होगा, जहां पर r सेटिस्फाई करेगा 0 < r b, 0 < r भी। इसे क्या बोलते हैं हम, इक्लूड्स डिवीजन लेमा। इक्लूड्स डिवीजन लेमा, समझ में आया। इस लेमा का नाम आपको याद रखना है। इससे बेस जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम करते हैं कि 37 को इतने से भाग दिया तो ये रिमाइंडर बचा, फिर उसके बाद कहती यदि मैं इसको 15 से डिवाइड करती तो क्या आता, तो उसमें हम उस रिमाइंडर को ही 15 से डिवाइड करते हैं। अगर उसका स्क्वायर कहते तो उसका स्क्वायर करके ही उसको 15 से डिवाइड करते। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। मैं अभी सिर्फ एक बार आपको बेसिक बता रही हूँ। एक होता है आइलर्स टोटेंट फंक्शन। क्या होता है ये, अच्छा है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं फाइन।
इसकी नोटेशन होती है फाई एन, लिखेंगे नोटबुक के अंदर, बाकायदा क्वेश्चन आएगा फाई एन क्या होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्या वो लिखोगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन and that are co-prime to n, and that are co-prime to n। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड दैट आर को-प्राइम टू n। को-प्राइम देखिए, मैं यहाँ पर को-प्राइम वगैरह भी बता देती हूँ आपको। एक पहले को-प्राइम ही बताती हूँ मैं, को-प्राइम नंबर क्या होता है। को-प्राइम नंबर होने का मतलब क्या होता है, जैसे ए और बी दो नंबर उठा लिए, और ये ए और बी को प्राइम कहलाएंगे यदि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1। जैसे कि 2,3 उठा लिया तो ये 2 और 3 हमारे क्या है, को प्राइम, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। आपने 6 और यहाँ पर क्या उठा लिया, 6 के साथ आप उठा लो 13। ठीक है, 6 और 13 को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। उसके बाद आपने उठा लिया 18 उठा लिया, और यहाँ पर आपने उठा लिया कोई भी दूसरा नंबर उठा लो जो आप 29, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। 4,9 उठा लिया, 4 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो को प्राइम होते हुए कहीं यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। देखिए यहाँ पर दोनों प्राइम है, यहाँ पर एक कंपोजिट एक प्राइम है, एक कंपोजिट एक प्राइम है, यहाँ पर दोनों कंपोजिट है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाएंगे जिनका जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल सकते हैं, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। लेकिन वहां पर एक चीज ध्यान रखने की है कि जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर आपके को प्राइम नंबर हो। एक आता है रिलेटिव प्राइम, एक क्या आता है, रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम होने का मतलब क्या होता है, रिलेटिव प्राइम होने का मतलब होता है जैसे 3 और 5 उठा लिया, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, और जब इन दोनों नंबर का डिफरेंस किया 5 - 3 2 आना चाहिए, या आप कह सकते हो इनके बीच में एक स्किप होना चाहिए, एक वो डिजिट। जैसे 5 और 7 उठा ली, ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सॉरी रिलेटिव प्राइम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्राइम। 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 11 13 आएगा, फिर 17 19 आएगा। तो ये बहुत कम पेयर बनेंगे जो रिलेटिव प्राइम होते हैं। को प्राइम तो आप कितने भी निकाल सकते हो, रिलेटिव प्राइम बहुत सिलेक्टेड से रहते हैं। समझ में आया? तो ये क्या कहलाते हैं हमारे रिलेटिव। देखिए 5 घटा 3 2, 7 घटा 5 2, 13 घटे 11 2, 19 - 17 2, और सभी के बीच में कॉमन क्या है, 2 2 है। ये क्या कहलाएंगे, हमारे रिलेटिव प्राइम। तो यहाँ पर मैं पूछी आयलर्स टोटेंट फंक्शन क्या होता है, तो आप इसकी नोटेशन होती है फाई एन। क्या होती है, फाई एन। इसकी डेफिनेशन आप बाकायदा नोटबुक में लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन एंड दैट आर को प्राइम टू एन, दैट आर को प्राइम टू एन। जैसे कि हम निकालते हैं, मैं एक बार देखती हूं, 5 5 निकालना है, और यहां पर देखिए 5 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 1 4, 5 - 1 4। आपने निकालना है 5 of 2 की पावर 5, तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 5 - 1 को कम कर दो, 32। यहाँ पर 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 6 2 में से गए 1 16 आ जाएगी। तो ये हमारी क्या रहती है, आपके पास 3 टाइप केस होंगे। 3 केस कौन कौन से होंगे, केस फर्स्ट होगा n इज प्राइम, n इज प्राइम, n प्राइम होगा, देन फाई n क्या होगा, n - 1, फाई n क्या होगा, n - 1, डायरेक्ट n - जस्ट 517 निकालना है तो 517 की वैल्यू 17 - 1 16 आ जाएगी। 519 निकालना है, 19 - 1 18 आ जाएगी। अगर केस सेकंड क्या होगा, व्हेन नंबर n इज ऑफ द फॉर्म सिंपल p की पावर k, प्राइम नंबर की पावर कुछ भी हो सकती है k, यहां पर k पर कोई कंडीशन नहीं, बस p जो है, जो बेस है, वो प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, पावर कंपोजिट हो प्राइम हो, हम उससे कोई फर्क नहीं। देन फाई ऑफ p के क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना,
पी के में से किसको माइनस कर देंगे, पी के -1, ठीक है। तीसरा हमारा केस क्या होगा, केस थर्ड होगा हमारा, जब हमारा n है when n is the product of prime factor, n is the product of prime factor, ठीक है, n is the product of prime factor। तो आपको क्या करना है तब उस वक्त, जैसे मैंने लिख दिया phi n is the product of prime factor means p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, n को मैंने लिखा यहाँ पर p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 एंड सो ऑन अप टू pn की पावर kn। तो आपका जो phi होगा वो क्या होगा, phi n क्या होगा, n का मतलब जो ये गिवन है इंटू 1 - 1 बाय p1, अभी एग्जाम्पल बताऊंगी, 1 - 1 बाय p2 एंड सो ऑन 1 - 1 बाय pn। जैसे मैंने phi 92 ले लिया, काफी पजलिंग सा हो गया है ना, जैसे मैंने phi 92 ले लिया तो क्या होगी phi 92 को प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखिए। 92 को कैसे लिखा आपने, 2 4 जार 8, 2 6 जार 2 से 23 आया, आ गया यहाँ तक, आ गया। यहाँ तक लिखने के बाद आपने लिखा phi को n को क्या लिखा, 2 की पावर 2 क्रॉस 23। देखिए प्राइम नंबर 23 की पावर 1, n को प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब आप फॉर्मूला था n कितना है, इंटू 1 - 1 बाय p1, 1 - 1 बाय p1 इंटू 1 - 1 बाय p2 कितना है 23। आपको पावर से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या आएगा 92, 1 - 1 बाय 2 1 बाय 2, 23 - 1 22/23, 23 चौके 92, 4 आएगा, 2 2 जार 4 और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 44। समझ में आया, ये क्या होता है phi n आइलर्स-टोटेंट फंक्शन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने समझाया। जैसे आपके पास, अब एक बार और बता देती हूँ इससे बेस्ड, हमारे पास जैसे कि आ जाए phi 8 की वैल्यू निकालनी है तो आपने लिखा phi को 2 की क्यूब, इसका मतलब एक तरीके से ये phi ऑफ p की पावर k की फॉर्म में है। तो phi ऑफ p की पावर k का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, p की पावर k माइनस p की पावर k -1, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 -1, 8 माइनस 2 की पावर 2 4 बचेगा और आपका आंसर phi 4 आ जाएगा। आपसे कोई phi 19 की वैल्यू निकलवाए, यहाँ पर 19 डायरेक्ट ही एक प्राइम नंबर है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 19 - 1 मीन्स 18 हो जाएगी, पहला केस। अगर आपका phi 24 है, अब आपने क्या करना है 24 के प्राइम फैक्टर करिए जल्दी से, 24 के 2 से 12 आएगा, 2 से 6 आएगा, 2 से 3 आएगा। आपने phi 24 को क्या लिखा 2 की क्यूब लिखा, क्रॉस 3 लिखा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर phi जब मैंने बताया था इस तरीके से हो तो आपने क्या लिखना था, phi 24 है तो 24 यहाँ पर लिखोगे जो n है, 1 माइनस पहला प्राइम नंबर 2 है 1/2, सेकंड प्राइम नंबर यहाँ पर 3 है, पावर्स को मैं इग्नोर कर रही हूँ, मुझे पावर से कोई मतलब ही नहीं है, 1 - 1/3, 24 इंटू 1/2 क्रॉस 2/3 होगा, 3 2 जार 6 होगा, 6 4 जार 4 2 जार 8 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये है हमारा आइलर्स-टोटेंट फंक्शन, हम इनसे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कुछ रूल मैं बता रही हूँ सड और इंडिसेज के, इसी के अंदर ही बता देती हूँ। क्या होता है a की पावर m क्रॉस a की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n। दूसरा होता है a की पावर m बाय a की पावर n, ये क्या होता है a की पावर m माइनस n। तीसरा रूल होता है किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है। उसके बाद आपका रहता है a की पावर n का मतलब होता है a इंटू a अप टू कितने टाइम्स रहेगा n टाइम्स मल्टीप्लाई रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहता है √a और इसका ये रहता है छोटा सा यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है a का 1/nth रूट, a का 1/nth रूट होता है। अगर यहाँ पर √a इन a की पावर m है तो इसका मतलब a की पावर 1/m, ठीक है, ये इसका मतलब रहता है। एक रहता है √mn, तो इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ √m इंटू √n, ठीक है। और उसके बाद एक रहता है किसी के a की पावर m और इसकी पावर n किसके इक्वल होता है a की पावर mn के इक्वल होता है।
ठीक है, तो हमें इन रूलों को याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि 4x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, इसको आपको सोल्व करना है। आपने ये देखना है कितनी बार अंडर रूट है, 1 2 3, तो जो बेस है उसे लिखिए, बेस लिखा, 2 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, 2 की पावर 3 लिख दिया। नीचे क्या, ऊपर क्या आएगा, 2 की पावर 3 में से 1 को कॉमन कर लिया, 7/8। जैसे ये आ जाए आपके पास क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा कि मैं सिर्फ एक बार आपको बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से कराऊं, बेसिक पहले बताऊं या डायरेक्ट ही मैं क्वेश्चन शुरू कर दूं चैप्टर के, क्योंकि बेसिक बताने के बाद क्या है कि आपको एक बार क्वेश्चन करते हुए फिर दिक्कत नहीं होगी। हम 50-50 क्वेश्चन एक तरीके से कर लेंगे। जैसे ये आ जाए अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 2, कितनी बार अंडर रूट है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 में से 1 को माइनस कर लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा 31/32। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद आपका जैसे कि यह आ जाता है कि आपके पास लिखा हो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है, आपको इसको सोल्व करना है। तो आपको ध्यान रखना अप टू इन्फिनिटी चलता हुआ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको x की इक्वल मानना है। अब यहाँ पर मैं ट्रिक नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वरना इसका आंसर तो आपका मुझे भी पता है 3 आ रहा है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। एक्स स्केयर 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अप टू अंडर रूट 6 अप टू इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पर एक्स स्केयर, जब मुझे पता है ये 6 ये पहले भी अप टू इन्फिनिटी है, मैंने भी बताया था कुछ ही जनरल प्रिंसिपल ऑफ कहता है, कन्वर्जेंस कहता है कितनी टर्म को हटा दो, जोड़ लो, गुना कर दो, भाग कर दो, वो टर्म की कन्वर्जेंस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये भी एक्स ही रहेगी। यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, 6 के फैक्टर 3 और 2 होंगे। तो यहाँ पर जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 3 आएगा, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 आएगा और x इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ पर माइनस को ले नहीं सकते, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस लेती हूँ तो इमेजनरी आते हैं, वो हम इंक्लूड करेंगे नहीं। आपको एग्जाम में बाकायदा लिखना है कि x इक्वल टू माइनस टू अवॉइड, बिकॉज नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर रूट क्या रहता है, इमेजनरी आयोटा रहता है। तो हम किसको लेंगे, रियल नंबर को। और ध्यान रखना आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी। ठीक है, पहले 1/4 थी, अब क्या होगी आपकी 1/3 होगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या रहता है, हाँ इसके बाद हमारा इसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे ये हमारे पास मैंने 9th की बुक उठा रखी है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो आपको इस टॉपिक से निकालने हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे इस तरीके से कोई भी सीरीज आ जाए, ठीक है, ये मैंने ब्लैंक सीट ले ली, मैं इस पे करा देती हूँ एक बार इसका। जैसे आपके पास ये आ जाए 1/1 क्रॉस 4 प्लस 1/4 क्रॉस 7, अभी मैं बिल्कुल सिंपल करा रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस की PDF रेडी कर देती हूँ। प्लस 1/10 क्रॉस 13 है, प्लस 1/13 क्रॉस 16 है। इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, ये किसकी इक्वल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए 1 क्रॉस 4 है, 4 क्रॉस 7 है, 7 क्रॉस 10 है, मतलब लास्ट सेम आता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 1/1 माइनस 1/4 लिखिए, इसको 1/4 माइनस 1/, देखिए ऊपर 3 आएगा सबके बाहर। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो उस 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से ही डिवाइड कर देते हैं। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूंगी तो देखिए 1 माइनस 1/4 है, 4 एलसीएम लेंगे, 3/4 आएगा। फिर
से ही इसका जब मैं 4 क्रॉस 7 एलसीएम आएगा, 3/4 क्रॉस 7 आएगा, तो मैंने इस तरीके से करना है। तो क्या बचेगी लास्ट में जब हम इसको करेंगे, 1/13 माइनस 1/16, आपकी सारी टर्में कैंसिल होगी, 3 बाहर नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, ऊपर वाला तो एडजस्ट हो ही गया, 1 माइनस 1/16, 1/3 क्रॉस 15/16, और यहाँ से आपका 5/16 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इनको हम सोल्व करेंगे कल। इसके लिए मैं कराती हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि आपको करना किस तरीके से है। आपको इस तरीके से पहले एक्सप्लेनेशन कराऊं, उसके बाद क्वेश्चन कराऊं, या सीधे ही मैं क्वेश्चंस करा दूं? ठीक है, मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन से एक बार आपको बेसिक चीजें क्लियर होंगे। और हाँ, जो कॉमन सेक्शन का है वो मैं साइड बाय साइड विद शॉर्ट ट्रिक्स कि आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता दे, वो मैं साइड बाय साइड आपकी अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, ताकि आप उसमें भी अपनी कमांड करें, क्योंकि अभी हमारा एसटेट भी आ रहा है, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम है, सीईटी रहता है, केवीएस एनवीएस के रहते हैं, तो उस सेक्शन पे आप मैथ्स पे अपनी कमांड करना सीखें। मैथ्स एक ऐसा होना चाहिए जहां पर आपको पेन दे दे तो आपको किसी और मटेरियल की रिक्वायरमेंट की जरूरत ना पड़े, आप उस पर इतना बोल दे। ठीक है, तो धन्यवाद। देखती हूँ इस वीडियो को कितना प्यार मिलता है, उसी के बाद मुझे पता चलेगा। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि इस टाइप की करूँ या वैसे करूँ, वरना मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि आप कमेंट करो या ना करो, वो आपकी मर्जी रहती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहता। मेरा काम पढ़ाना है, यहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ाने आ रही हूँ। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी मैं नहीं देखती, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा सजेशन मिल जाए, इसलिए आपको बोल रही हूँ। धन्यवाद आज के लिए।